हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो, आज के लेक्चर हम लोग मेनली बात करने वाले हैं अपने ओम्स लॉ के बारे में, और उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। बस ये दो टॉपिक्स हमारे आज के लेक्चर्स में होने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। देन इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग मेनली उन इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे होंगे जो हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बेसिस पर आते हैं। तो चलिए बिना किसी इंतजार के ये आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकाल लेना है और जो चीज़ें मैं लिखाता जाऊँ उसको लिखते चले जाना है, क्योंकि साथ साथ लिखिएगा तो ज़्यादा याद होगा आपको। ठीक है, निकालिए कॉपी कलम, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों को मेनली डिस्कस करना है भी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको पहले पढ़ते हैं देन समझते हैं। इसका स्टेटमेंट सिंपली बोलता है, इट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज। मान लो कंडक्टर है हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ पर है, अब कंडक्टर है तो उसके पास रेजिस्टेंस भी होगा। आज तक ऐसा कोई कंडक्टर मिला नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस ना हो, होगा कम से कम होगा, लेकिन होगा जरूर रेजिस्टेंस उसके पास। इस पॉइंट्स को हम ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं, सिंपल है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा आपका, सिंपल सा बात है। लेकिन इतना तो आपने को पता है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, अब मान लो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, तो करंट आपको किधर जाता हुआ दिखेगा? करंट आपको जाता हुआ दिखेगा ए टू बी। अब ओम्स लॉ ने सिंपली ये बोला है कि 2 पॉइंट से कंडक्टर हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ये करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। जाहिर सा बात, जितना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस यानी कि जितना ज़्यादा ये हाई होगा उतना ज़्यादा ये लो होगा। मान लो सिंपल समझते हैं हम लोग इसको, ये मान लो 220 वोल्ट पर है आपका, ये वाला 220 वोल्ट है, ये मान लो 20 वोल्ट है। ठीक है, और ये फिर मान लो दूसरा केस लेते, ये 220 वोल्ट है, ये 0 है। अब दोनों केस में आप बताओ करंट कितना ज़्यादा कितना जल्दी फ्लो करने वाला है। इसमें डिफरेंस देखोगे तो 200 का आएगा, इसमें डिफरेंस 220 वोल्ट का आएगा। तो जब 220 वोल्ट का डिफरेंस आने वाला है उस केस में करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करता है। सिंपली ये हमें ओम्स लॉ ने बताया था। अब इसमें कंडीशंस हमारे पास हैं, व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। मेन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पे आपको मेनली ध्यान देना नहीं है। उसमें आपको मेनली आता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। लिखने का मैं लिख देता हूँ, बट उसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि वो आपके एग्जाम से पूछे नहीं जाएंगे। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। मटेरियल मतलब वही हो गया कि आपने गोल्ड लिया है, सिल्वर लिया है, एल्युमिनियम है कि आयरन है, इस पर डिपेंड करता है। सेकेंड हमने बोला आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तीसरा हमने आपको बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग जो करंट है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम कर देंगे तो करंट भी उस हिसाब से उसका भी फ्लो कम हो जाएगा। अदर फिजिकल क्वान्टिटीज़ हमारे पास 3 है रिमेनिंग यहाँ पर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है आपको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है जिस पार्ट से करंट हमारा पास होता है। सिंपली मान लो ये हमारा है, ये पार्ट आपको दिख रहा है सर्कुलर पार्ट इस मार्कर का, तो करंट जो हमारा है सिर्फ इतना ही पार्ट से पास हो रहा है। मान लो करंट हमारा सिर्फ इसी पार्ट से पास हो रहा है, तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अगर सिर्फ करंट इतना ही पार्ट से पास हो रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का वो हिस्सा जितना हिस्सा से करंट हमारा सिर्फ पास हो रहा है उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे। आप सिंपल इतना समझो भी, बस इतना बहुत है आपके लिए। तो आइए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हम लोग बात कर लेते हैं क्या होने वाला है। तो इसको हम लोग सिंपली जो पोटेंशियल डिफरेंस को आपको पता है हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। सिंपल है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट का फ्लो होने वाला है। ठीक, अब वेरिएशन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट देते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास आता है R, इसी R को हम लोग प्यार से बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो R हम लोग यहाँ से ये आपको याद रखना, V = IR, ये फार्मूला भी बन जाएगा आपका। ओम्स लॉ में ये यूज़ होता है। रेजिस्टेंस का यहाँ से फार्मूला आ जाएगा V/I। ऐसा रेजिस्टेंस हम लोग सिंपली जानते हैं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच ऑफर्स, क्या ऑफर्स करता है? रुकावट ऑफर करता है। सिंपली आपका कुछ नहीं, रुकावट ऑफर करता है करंट के रास्ते में, जिसकी वजह से करंट को जो है चलने में दिक्कत होती है। सिंपल सा मामला है। लेकिन अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, R = V/I। रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो अगर बोलता है डिफाइन ओम्स लॉ फ्रॉम डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ, तो यहाँ सिंपल डिफिनेशन निकलेगा, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट
ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट का जो भी रेशियो आ रहा है वो आपका रेजिस्टेंस होगा। ये सिंपल है, इसको उतार लीजिए। देन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, देन लेक्चर खत्म करें। डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अब लिख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बना के, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो देखो रेजिस्टेंस अपने को कहाँ से मिला, ये एज हमको वेरिएशन कांस्टेंट मिला है, वेरिएशनल कांस्टेंट मिला है कहाँ से, ओम्स लॉ से। वहाँ से हमने निकाला तो R इज इक्वल टू V बाई आई आया। तो R हमारा एक तरह का वेरिएशनल कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप बोल सकते हो फिजिक्स में, जो मिला है हमको ओम्स लॉ से। अब इन कांस्टेंट का खासियत ये होता है, जैसे हम लोग बॉयस लॉ में देखा था K आया था, बॉयस कांस्टेंट था, तो उस वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, वो उसी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था जो कि उस लॉ का हमारा कांस्टेंट था। तो ओम्स लॉ में जो जो चीज़ें कांस्टेंट थी, रेजिस्टेंस हमारा उन सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहले तो टेम्परेचर हो ही गया आपका, टेम्परेचर शॉर्ट में हम लोग T लिख देते हैं। देन हमने आपको बताया अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ में 3 आदमी से, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और चौथा हमने एक आपको बताया था मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो इन चारों चीज़ों पर हमारा जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का सिंपल मामला आप लिख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस घट जाता है। बस इतना सिंपल सा रिलेशन है। और इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सिंपल है। लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, अगर लेंथ, टेम्परेचर एंड मटेरियल आपका कांस्टेंट रहे तो। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। ये हो गया दो रिलेशन। ये देखना, रेजिस्टेंस हमारा resistance directly proportional to length of a conductor when these are constant, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of a conductor when these are constant। by joint variation हम लोग यहाँ से कर सकते हैं आराम से, एक एक्सप्रेशन आएगा अभी देखते हैं। by joint variation R is directly proportional to L by A। अब यहाँ से फिर से वेरिएशन का साइन हम हटाएंगे, तब यहाँ से वेरिएशन का साइन हटाएंगे, जो कांस्टेंट देते हैं उस कांस्टेंट का सिंबल कुछ ऐसा है, और इसको हम लोग बोलते हैं रो, है ना, रोना नहीं है, इसका नाम है रो, RHO रो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी कुछ नाम होगा, बिल्कुल है, इसका भी नाम बताते हैं हम आपको। आप तब तक इसको पहले उतारिए। R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये जो रो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये जो कांस्टेंट आया है हमारा अभी इसके शकल में, रेजिस्टेंस के शकल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक्सप्रेशन अगर हम निकालते हैं रो का, तो रो का एक्सप्रेशन देखो, R A क्रॉस मल्टीप्लाई के R A ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, R A बाई L। तो अगर R हमारा यहाँ रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो देख लो बिल्कुल उल्टा एक्सप्रेशन आने वाला है रो का। अगर इस R को हम कांस्टेंट रख देते हैं यहाँ पर, तो R A बाई L देख लो डायरेक्टली, ये से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A बाई L। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के साथ इन्वर्सली होगा। तो जो हमारा रेजिस्टेंस का आया था वो सेम रो का एकदम उल्टा मामला होने वाला है। सिंपल है। अब इसका यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस का यूनिट तो आपको पता है, ओम होता है। क्या होता है बोलो? रेजिस्टेंस का यूनिट सिंपल ओम होता है। नहीं पता, देख निकालते हैं हम लोग। ये मिटाना होगा, जगह नहीं है, मिटाते हैं ना पहले इसको, उसके बाद हम थोड़ा सा यूनिट्स पे काम करते हैं। देखो हमने दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए, R इज इक्वल टू रो L बाई A, और इसी को हमने उल्टा किया, रो जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, R A बाई L। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ओम होता है। ओम का हमारा ये सिंबल है, इसका यूनिट हम लोग का होता है ओम, और सिंबल इसका कुछ ऐसा है ओम का। ये हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग यूनिट निकालते हैं रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आर का यूनिट रेजिस्टेंस का ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एसआई यूनिट मिलेंगे तो एरिया हम लोग स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, सिंपल है। लेंथ हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे, 1 मीटर से मीटर ख़त्म हो गया, तो रो का यूनिट आएगा ओम मीटर। ये आ गया हमारा एसआई सिस्टम में। सीजीएस की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर तो ओम ही रहेगा, सीजीएस में भी रेजिस्टेंस ओम ही रहता है। एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ भी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ से आएगा ओम सेंटीमीटर सीजीएस में। तो सीजीएस में रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर, एसआई में हो गया ओम मीटर। इतना सिंपल याद रखना है आपको। अब आपको बोलेगा डिफाइन रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो हो गया हमारा। इसको डिफाइन हम लोग कुछ ऐसे कहते हैं, एक्सप्रेशन को उठा के इधर लाओ, रो इज इक्वल टू
रो इज़ इक्वल टू RA/L है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए की जगह पे भी 1 यूनिट पुट करते हैं और एल की जगह पे भी 1 यूनिट पुट करते हैं। तो दोनों 1 1 करने से क्या होगा, रो इज़ इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, द रेजिस्टिविटी इज़ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो लिख देते हैं, द रेजिस्टिविटी इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसीलिए इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो और लेंथ भी 1 हो, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो उस केस में उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। बात समझ में आया, ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर, लेंथ 1 मीटर, दोनों 1 यूनिट हो गया। तो इस केस में इसके पास जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग सिंपली बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टिविटी इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, लिखो ये सारी चीज़ें आती है एग्जाम में, ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, having unit length and unit area of cross section। चेक करना होगा यहाँ नीचे तक आ रहा है कि नहीं वीडियो में। ठीक है, लिखा रेजिस्टिविटी इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सारा आ रहा है। ठीक है, ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए उतार लीजिए इसको। तो उल्टा मैंने आपको बताया था, जैसे क्या हो रहा था, रेजिस्टिविटी का थोड़ा सा उल्टा मामला होता है इसके साथ, क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर के साथ। खैर उसको भी डिस्कस करना कोई फ़ायदा नहीं है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेजिस्टिविटी के रिलेटेड आपका, जो आप लिख लीजिए। रेजिस्टिविटी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, डेट इज रेजिस्टिविटी चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगा जब मटेरियल चेंज होगा, यानी कि मान लो कि सिल्वर हमने लिया है, सिल्वर का कंडक्टर बनाया, तो उसका रेजिस्टिविटी लेंथ उन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लो एक सिल्वर का कंडक्टर है जिसका लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर का, सेम हमने एक सिल्वर का कंडक्टर लिया जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सिल्वर का लेते हैं 10 सेंटीमीटर का कंडक्टर का लेंथ और दूसरा हम लेते हैं गोल्ड का 10 सेंटीमीटर वही सेम लेंथ में, देन यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है वो डिफरेंस आएगी, क्योंकि आपने कंडक्टर जो है मटेरियल चेंज कर दिया। ठीक है, इसको लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो किससे पड़ता है, मटेरियल से। और रेजिस्टिविटी हमारी चेंज होती है अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। सिंपली रेजिस्टिविटी इज़ दिस रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ये भी एक पॉइंट आप लिख लो, आगे चल के कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। रेजिस्टिविटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, ख़त्म हो गया, ये सारे पॉइंट्स यहीं पे ख़त्म हो गए। देन इसमें कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके, जो कि मैं आपको डाल दूँ टेलीग्राम चैनल पर नोट्स, ये तो आप वहाँ से पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वाई निक्रोम वायर इज़ यूज्ड इन हीटर वगैरह। तो निक्रोम का जो वायर है ये क्या होता है, एक एलॉय है, निकल क्रोमियम आयरन और मैग्नीज से बना हुआ। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद मेल्ट होगा, इसलिए इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग आयरन में, हीटर में, और रूम हीटर वगैरह, टोस्टर वगैरह होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और टंगस्टन का वायर क्यों यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें भी है यहाँ पर, तो कुछ वो पढ़ने लायक चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो तो आज के लेक्चर हमने बेसिकली डील कर लिया ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डील करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो वो लेक्चर अगर मिस नहीं करना चाहते, जो कि आपको मिस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ अपने अगले लेक्चर्स में, वहाँ से तो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं, एकदम 100% गारंटीड है कि वहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। अगर उसको मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और उसके लिए आपको आज के लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके सारे एक्सप्रेशंस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने हैं। ठीक है, तब तक बहुत जल्द मिलेगा अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।